बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशतगर्दी फैलाने की एक मरतबा फिर कोशिश की गई जनाब बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के अंदर 12 मकामात पर, कम अज़ कम 12 मकामात पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई। और जो दहशतगर्द थे, ऑलमोस्ट 67 दहशतगर्द जो हैं, उनको वहां पहुंचा दिया गया जहां वो डिजर्व करते थे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो लोग थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, जिन्होंने, जो पुलिस भी थी जिसमें जिसमें एफसी भी थी, उन्होंने एटलीस्ट 67 दहशत गर्दों को वहां पहुंचाया जहां वो डिजर्व करते थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये दहशत गर्द जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं एफसी हेडक्वार्टर को, या ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीसी ऑफिस को, या ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोस्ट गार्ड की फैसिलिटीज़ को, या ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनाब गवादर में लेबर कॉलोनी को, ये मेरे ख्याल में भूल रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि अब वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इतनी स्विफ्टली उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने जिस तरीके से हैंडल की ये सिचुएशन। और कई मकामात पे दहशतगर्द जो हैं, वो ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई डाल रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने, यानी कि हमारी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत स्विफ्टली रिएक्ट किया और उसमें जनाब एटलीस्ट 67 दहशतगर्द जो हैं उनको वहाँ पहुँचाया, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ वो डिज़र्व करते थे। मेरे साथ इस मसले पे, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मेजर जनरल समरेज सालिक साहब। मैं उनसे बात करूंगा और थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैं अपने सारे गेस्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। और जो बात यहाँ पे बार बार हो रही है, जो ख़तरा मंडला रहा है बार बार, जिस पे बात हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, उसमें बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं। और उसमें बात ये हो रही है जनाब कि जनाब क्या अमेरिका जो है ईरान पे लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है या नहीं कर सकता, या कोई ऐसा चांस है, कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है अभी भी कि जहां पे JCPOA प्लस एग्रीमेंट जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाए और जंग का खतरा जो है वो टल जाए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है, नहीं मौजूद है? क्या ये मिलजुल कर बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे अमेरिका और ईरान, या नहीं हो सकता? जो JCPO एग्रीमेंट था उसको जनाब अनडू इसलिए किया गया ट्रम्प के पहले टेन्योर में कि उन्होंने कहा जनाब कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ईरान का, वो जो है वो एक रीज़न बना और उसको उन्होंने जनाब यहाँ पे रेस किया अमेरिका ने कि जनाब ये जो सिस्टम है ये अमेरिका ने कहा कि ईरान के पास नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और पहला एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। नाउ अगर दूसरा एग्रीमेंट होता है JCPOA प्लस एग्रीमेंट, तो उसके कितने चांसेस हैं, कितनी ऑप्शन मौजूद हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। तीसरी जो चीज़ मैं शो में आगे लेके चलना चाहूँगा वो होगी जनाब पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पे जनाब पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, 8 फरवरी की बात हो रही है बार बार, और कहा यह जा रहा है PTI की जानिब से कि जनाब 8 फरवरी को वो शटर डाउन एहतजाज करने जा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। क्या ये मुमकिन है कि ऑल ओवर पाकिस्तान वो शटर डाउन करा सकें, या वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें कहाँ तक कामयाब होंगी, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। और उसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब शेख वकास अकरम साहब, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनरल समरेज सालिक साहब से। जनरल समरेज सालिक साहब, 67 दहशतगर्द जो हैं आज जनाब मारे गए, ठीक है, और 12 पॉइंट्स पे टारगेट किया गया बलूचिस्तान में। दहशतगर्दों ने 12 पॉइंट्स चुने और वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, जिसमें से हमने 67 दहशतगर्द जो हैं उनको फारिग कर दिया। अब उसमें FC भी मौजूद थी, उसमें जनाब पुलिस भी मौजूद थी, जिन्होंने रिटेलिएट किया और बड़ा स्विफ्टली रिटेलिएट करके दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को उन्होंने उस जगह पहुंचाया जहां पे वो डिज़र्व करते थे। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इस खत्े में सिचुएशन जो चेंज हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी फैलाना, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ DSS, और हमने काफ़ी टाइम इकट्ठे गुजारा है जनरल साहब, एंड यू अंडरस्टैंड हमने NDC में बड़ा टाइम गुजारा है। सो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जनाब यहाँ पे
एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहाँ पे ईरान पे लिमिटेड स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो इस मौके पे बलूचिस्तान को टारगेट करना, क्या इसके मकसद क्या है, मकासद क्या हैं जी? राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंडीड हमारी बहुत पुरानी और डीप एसोसिएशन है। जी सर। देखिए, एक तरफ तो मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अनफॉर्चुनेट डे था। काबिल सताइश बात यह है कि जब से हम ये टेररिज्म के खिलाफ नबरदाजबा है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ड हुई है। हम्म। और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की परफॉर्मेंस वो बहुत पहले से बहुत बेहतर जा रही है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि स्विफ्ट रिस्पांस दिया गया और जिसकी शक्ल में 56 टेररिस्ट को जहन्नम हासिल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने भी जो सन्स ऑफ सॉइल है, मेरा ख्याल है 10 या 12 वो शहीद हुए, जो कि हम्म। अनफॉर्चुनेट है। हम्म। लम्हा फिक्रिया ये है राना साहब कि ये जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, ये 5वीं दफ़ा सर उठा रही है। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक फोड़ा बार बार नुमाया हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कि वो उसका इलाज जो है वो हम मौजू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम्म। जहां तक रही बात, आपने जो सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का अटैक ऑर्केस्ट्रेट करना, उसको प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, इसके पीछे जो प्लानर्स हैं, जो छुपे हुए प्लानर्स हैं, वो डेफिनेटली बाहर की कुव्वतें हैं। चाहे वो अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस है, चाहे जो अमेरिका है उसके अपने इंटरेस्ट है इस रीजन में, वो भी नहीं चाहता कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, जिसके बाद फिर चाइना जो है वो अपने मिशंस को यहाँ पे अनफोल्ड कर सके। तो ये जो टाइमिंग्स है ये बहुत परेशान कुन है कि ईरान में तो मतलब है जो मार का आजमाई की तैयारी हो रही है और किसी वक्त भी उसके ऊपर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उससे पहले ही सफर करना शुरू हो गया है। जबकि हमारा ये ख्याल था कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई ईरान के ऊपर होती है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट आएगा और क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। हमें याद होगा कुछ अर्सा पहले एक्स जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पॉम्पियो, उनकी एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हम किस सीक्वेंस में किन किन चीज़ों के पीछे जाएंगे, और उसमें हम्म। बलूचिस्तान का भी जिक्र था। हम्म। और ऑल्दो अपेरेंटली ये लग रहा था कि वो सिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जो कि ईरान का बलूचिस्तान है, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने इसको इस तरीके से भी रीड किया कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, जो कि राइवलरी चल रही है चाइना और यूएस के दरमियान में। हम्म। हम जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे ईरान के खिलाफ मार्क आजमाई है, चाहे जहां पे बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, हम इन सारों को हमने उसी पैराए में, उस कॉन्टेक्स्ट पे देखना है कि कैसे अमेरिका इस तरह की सारी चीजें करके चाइना का रास्ता रोक सकता है। जन साहब, बशीर ज़ैब बलोच हों, अल्लाह नज़र हों, और या ये हरबयार मरी हों, ये जो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको ऑब्वियसली फंडिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं से फॉरेन फंडिंग मिल रही होगी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन BLA जो है ऑन इट्स ओन तो डेफिनेटली नहीं ऑपरेट कर सकती, ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा होगा। और वो ट्रेनिंग जो है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि आप काफ़ी अर्सा वहाँ पे सर्व कर चुके हैं, तो इनको तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी, प्रॉपर ट्रेन हुए होंगे ये लोग, जिस वजह से ये लोग 12 पॉइंट्स पे जनाब ये हिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम हुई कोशिश इनकी, और कई जगहों पर तो ऐसी खाना पूरी की इन लोगों ने। सो वो ट्रेनिंग एज सच कहाँ से मिल रही है इनको? राणा साहब, देखिए, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर तो कोई इक्का दुक्का वाकया हो, कहीं पे कोई सुसाइडल अटैक हो गया, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया, ऑल तो उनके पीछे भी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। लेकिन ये जो जिस तरीके का ऑपरेशन आज बलूचिस्तान में हुआ है, जिसमें 12-13 जगहों के ऊपर साइमल्टेनियसली अटैक किया गया है, ये डेफिनेटली ये एक छोटे लेवल की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो प्लानर्स हैं जो कि बिहाइंड द स्क्रीन ये सारी कार्रवाई और सारी जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ तक कहना, और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 2007-8 में जब साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे थे, तो वहां पे टेररिस्ट की एक डायरी पकड़ी गई थी, अच्छा। जो कि हमारे पास आई NTU में। हमने उसको एनालाइज किया और हमने देखा कि टेररिस्ट को वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, जो कि शायद अब अपने मिलिट्री वॉर कोर्स में भी अपने ऑफिसर्स को नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत ही हायर लेवल के। अच्छा। मतलब कम्युनिज्म तो कैपिटलिज्म तो स्टेट के अंदर किस तरीके से फंक्शन करती है, वो सारी चीजें जो है वो उनको पढ़ाई जा रही थी। ये भी जो ऑपरेशन जो आज बलूचिस्तान में, ये भी इसी तरीके का है कि इसके पीछे जो बहुत हाई लेवल के प्लानर्स हैं,
और उसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया को जिस तरीके की शर्मिंदगी उठानी पड़ी 2025 में, और वो बार बार कह रहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रखूंगा, और जारी है। तो मेरे नजदीक ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा से एयरफोर्स लेके आएगा और पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बल्कि ये जो कुछ हो रहा है इसको भी हम ऑपरेशन सिंदूर की ही एक्सटेंशन हमें समझना चाहिए। क्योंकि हर डिफरेंट लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक उसका लाइन ऑफ ऑपरेशन था जो उसने 25 में किया, एक ये लाइन ऑफ ऑपरेशन है कि जिसमें कि वो टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान को जो है वो बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ जो अनफॉर्चुनेट चीज हुई वो ये है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात खराब हो गए। देखिए, और बलूचिस्तान अनलाइक केपी, केपी जो है उसकी तरफ एक तरफ उसके अफगानिस्तान है जो कि एक नेबरिंग ब्रदरली कंट्री है। बलूचिस्तान के दो तरफ, एक तरफ ईरान है और एक तरफ अफगानिस्तान है, जो इट इज लिटिल डिफरेंट या मोर कॉम्प्लेक्स है देन केपी। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात खराब हुए, जिसकी वजह से इंडिया का रास्ता वहां पे खुला। ईरान में भी इस वक्त मार्क आजमाई की तैयारियां हो रही हैं। तो इस सारी विशिएटेड एनवायरनमेंट में मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी होना एक तरफ लमा फिक्रिया है, लेकिन एक तरफ लॉजिकल भी है। जय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। बड़ी अच्छी आपने एक वाकया कोट किया कि दहशतगर्दों की एक डायरी आपके हथे चढ़ी थी, और जब आपने उसको एनालाइज किया तो वो दहशतगर्द जो हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, और उनको ऐसे से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो सब्जेक्ट्स जो है हम लोग भी वॉर गेम्स में नहीं पढ़ते। ये हमारे सोल्जर्स जो हैं, ये हमारे अफसर जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो भी वॉर गेम्स अगर हों या फॉर दैट मैटर नेशनल डिफेंस कोर्स हो, वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स शायद ना पढ़ाए जाते हों जो वो लोग पढ़ते हैं। सो दैट मीन्स कि उनको बड़ा हाईली प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा खित्ते की तरफ आऊँगा जनाब, कि एक यहाँ पे जंग के खतरात जो हैं वो मुंडला रहे हैं, और क्या लिमिटेड स्ट्राइक्स जो हैं ईरान पे हो सकती हैं, क्या अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है ईरान पे, या फिर बातचीत के ज़रिए कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है कि JCPOA प्लस एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका हो जाए और ये जंग का जो ख़तरा है वो टल जाए। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? या फिर कोई रिजीम अगर चेंज करनी है तो रिजीम चेंज क्या आसानी से मुमकिन है ईरान की, या उसमें भी मुश्किलात होंगी? इन पे हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा जी। एक कमर्शियल ब्रेक थी, कमर्शियल ब्रेक लूंगा और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, आप हमेशा एक बात कहती हैं, और ना चाहते हुए भी आपके मुंह से शायद निकल ही जाता है, कि ट्रंप जो है पहले मौत दिखाता है और उसके बाद जनाब बुखार पे सेटल डाउन कर देता है चीज़ें। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि JCPOA प्लस एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, या कुछ और ही होगा? कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं अमेरिका की तरफ से ईरान पे? लिमिटेड स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी हाई है, लेकिन और उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि ट्रंप का ईरान के साथ या अमेरिका का ईरान के साथ क्या स्टैंड ऑफ है। उसकी एक डोमेस्टिक डायमेंशन भी है, और वो डोमेस्टिक डायमेंशन ये है कि कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, और जाहिर है ट्रंप ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि अगर रिपब्लिकन्स ये इलेक्शंस हारे तो अमेरिका हारेगा। तो इन सम वेज ही इज लिंकिंग इट टू यूएस कॉन्स्ट्रक्ट, या यूएस की जो इस वक्त यूनिपोलैरिटी है, या जो यूएस को इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस हैं उससे लिंक कर रहा है, और अपनी तमाम चीज़ों को इस हवाले से जस्टिफाई कर रहा है। तो जाहिर है कि अगर ईरान लिमिटेड अटैक भी हो जाता है अमेरिका की तरफ से, तो कोई सेमाई वॉर प्रेसिडेंट तो वो बन ही जाते हैं ना। तो जाहिर है आपको पता है कि बुश जूनियर जो थे वो कितने कमज़ोर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब 9/11 हुई तो उसके बाद ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक तो ये इसकी इंटरनल डायमेंशन है, लेकिन जो इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन है वहां पे भी मुझे बहुत सारा इबाहम नजर आता है। देखिए, शुरू कहाँ से हुई थी बात बात यहाँ से शुरू हुई थी जी, कि वहाँ प्रोटेस्टर्स को ईरान जो है उनको फांसियां दे रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया था जी कि मैं इन प्रोटेस्टर्स की मदद में आ रहा हूँ, उनसे कहा था डरे मत, मैं आ रहा हूँ। एंड देन ही बैक्ड ऑफ, जो भी रीजन हुआ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बीच में पड़ी, जो उनके अपने लोगों ने, सेंटकॉम ने, दूसरे लोगों ने उन्हें इसके खिलाफ मशवरा दिया, बट ही बैक्ड ऑफ। उस वक्त भी मेरे ख्याल है मैंने आप ही के साथ एक शो किया था, और हमने कहा था कि क्या ये बैक ऑफ हुआ है या ये स्ट्रैटेजिक पॉज है। तो लग तो ऐसा रहा है कि ये स्ट्रैटेजिक पॉज है, और अब वो ज्यादा तैयारी से, ज्यादा हार्ड पोस्चरिंग के साथ
टेंजिबल एविडेंस ऑफ कैरियर्स इन द रीजनल वाटर्स के साथ वापस आए हैं ईरान को धमकाने के लिए, अगर ये धमकी है तो। अच्छा, उसके साथ साथ ईरान हैज नॉट बैक्ड ऑफ। ईरान की सिचुएशन इस वक्त कमजोर है। मेरे ख्याल है ईरान 20 सालों में है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट अंदर से भी चैलेंज हैं, बाहर से भी चैलेंजेस हैं, और जितना उनका प्रॉक्सी नेटवर्क था वो समझिए तबाह कर दिया अमेरिका और इसराइल ने मिलकर। तो ईरान बहुत कमजोर पोजीशन में है इस वक्त। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक ईरान विल गो डाउन फाइटिंग। वहां इस बात पे पूरा कंसेंसस है। ये जो इब्राहिम लिंकन करियर है, इसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने तेहरान में, इट गोइंग डाउन, और फारसी में उसके नीचे स्लोगन्स हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो समझिए ईरान का उस पर कंट्रोल है, और जो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड है वो वहां से गुजरता है, वहां उन्होंने अपनी बहरी मशकें शुरू कर दी हैं, जिसपे सेंटकॉम ने उनसे कहा है कि आप कोई ऐसी चीज ना कीजिएगा कि ये एस्केलेट हो जाए। तो इन सम वेज दोनों तरफ से हार्ड पोस्चरिंग है। लेकिन अगर आप मुझे 1 मिनट और दें, हैविंग सेड दिस, बहुत कोशिश है कि नेगोशिएशंस शुरू हो जाएं, और उसके लिए बहुत बैकडोर डिप्लोमेसी जो है तेजी के साथ जारी है, बिलखुसूस टर्की के साथ। तो ये है कि टर्की में ईरान के कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स शायद जाएं भी, और 20 सालों में पहली दफा शायद कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन यूएस एंड ईरान हो जाए। सो राइट नाउ कंफ्यूजन है, और बहुत सारी चीजें टेबल पर है। कॉन्फ्रंटेशन भी टेबल पर है, लिमिटेड अटैक भी टेबल पर है, और निगोशिएशंस टू बैक ऑफ भी टेबल पर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ये हैं अमेरिका के कि जनाब ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जनाब को न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाए? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जी? देखिए, जो बातचीत करने के लिए या न्यूक्लियर निगोशिएशंस में इंगेज करने के लिए ईरान के सामने जो 4 शराइत रखी गई हैं, उसमें तो वाज़ेह तौर पे ये बात सामने आती है कि उन्हें जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, यूरेनियम की इनरिचमेंट है, वो उसको रोकना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट्स का ख्याल है वो ये है कि ईरान के पास 60% न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है, और 90% पर आप बॉम्ब बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा सकते हैं। ईरान से भी जाहिर है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर किया जाता है, और 60 और 90 में बहुत दूरी नहीं है। हालांकि अभी तक ईरान ये कहता है कि इस्लाम के खिलाफ है कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। दूसरी जो चीज अमेरिका को और इसराइल को बिलखुसूस ज्यादा खलती है, वो उनके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बहुत उम्दा नहीं है। ईरान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, वीकेंड है, बट वो जो कहते हैं ना कि इट कैन हर्ट वेयर इट हर्ट्स, सो इट कैन एक्चुअली टारगेट इजराइल। और हमने देखा लास्ट ईयर कि कमजोर ही सही, लेकिन उसने उनके वो जो डूम है उसको पेनिट्रेट किया था। एंड एज आई स्पीक टू यू टुडे, दोनों दफा जब एस्केलेशन हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इसराइल में लोगों ने अपने घर में खाना और पानी जमा करके रखा है। ये एंजाइटी है। इसी तरह ये एंजाइटी सऊदी अरब में है, इसी तरह ये एंजाइटी यूएई में है। जहां जहां अमेरिकन अड्डे या बेसिस हैं, डायरेक्टली तो अमेरिका को नहीं अटैक करेगा ना जी ईरान, और उसने ये बात कही भी है, वो फिर इनके बेसिस को टारगेट करेगा। सो इट इज हाइटनिंग एवरीबडीज एंजाइटी। लिहाजा ये कोशिश कि किसी तौर डायलॉग पे बात आ जाए इज एक्सट्रीमली हाई। अच्छा, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जनाब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, ये पहली मर्तबा भी जो एग्रीमेंट से बैकआउट किया था अमेरिका ने, जो अमेरिका और ईरान का एग्रीमेंट हुआ था और पहले टेन्योर में ट्रंप बैकआउट कर गए थे उसमें भी एक रीज़न जो उन्होंने दिया था ट्रंप ने, वो यही था कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ईरान का, दैट इज़ वेरी मच देयर, और वो इंटैक्ट है, और वो उसको एक बेस बना के पहला एग्रीमेंट जो था अमेरिका और ईरान का, उससे वो बैकआउट कर गए थे। अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या ईरान जनाब इस मिसाइल सिस्टम से बैकआउट कर जाएगा? क्या उसको कोई लिखत पढ़त हो देगी, उसकी कोई लिख के दे देगा, कोई एग्रीमेंट कर देगा कि नहीं जी मैं ये सारा मिसाइल सिस्टम जो है इसको, इससे मैं बैकआउट करता हूँ, या इसको मैं फॉर दैट मैटर ना शेल्फ कर देता हूँ? देखिए, जिस तरह की दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं ना, जो कंप्लीट डिसऑर्डर है, जिसको जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने तो कहा कि ऑर्डर रप्चर हो गया है, अब नया ऑर्डर आएगा। तो उस ऑर्डर में तो ये सुसाइडल होगा कि ईरान इस बात पे अग्री कर ले कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट भी नहीं करेगा, और वो अपना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शेल्फ कर देगा उस प्रोग्राम को।
यही 4 शराइत रखी गई हैं और जिन शराइत को ईरान ने मानने से इनकार किया है। और फिर देखिए ये कोई बाइनरी सिचुएशन नहीं है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सऊदी अरब और यूएई जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपनी बका के लिए अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार किया है। उसके साथ साथ ये समझना कि इस पूरी सिचुएशन में रशिया और चाइना बिल्कुल लाताल्लुक रहेंगे इरानियन सिचुएशन से, ये मेरा ख्याल है कि ज़रा खाम ख्याली है। हो सकता है कि खामोशी से सपोर्ट आए, क्वाइटली आए, बैक चैनल से आए, लेकिन सपोर्ट आएगी। चाइना की तरफ से तो उनको लास्ट टाइम भी सपोर्ट आई थी जब उन्होंने इंटरनेट को ब्लॉक करने में ईरान की मदद की थी, जब अमेरिका उसे रिस्टोर करना चाह रहा था। और ये बात तो वाज़ेह है कि रशिया तो उनको मिसाइल सपोर्ट भी दे सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूक्रेन वॉर में ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो एक पूरी इक्वेशन है ग्लोबल साउथ की, ये अब इन्वॉल्व हो रही है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये अहम नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। अगर ये स्ट्राइक हुई तो फिर किस तौर की एस्केलेशन होगी। एक तो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमीज को बड़ा मसला पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो सब बंदियां हुई हैं वहां सख्ती आ जाएगी। तो बहुत लोग कहते हैं कि जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम 3 साल से बात कर रहे हैं, वो अब रियलिटी के तौर पे स्टेयरिंग अस इन द फेस। तो मेरे ख्याल है इसीलिए आप देखिए कि यूरोप भी और मिडल ईस्ट में भी जो रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, टर्की भी, वो चाहते हैं कि किसी तरह निगोसिएशन से होके सिचुएशन जो है वो ईज आउट हो जाए। क्योंकि जो इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं ना, वो भी फॉर एग्जांपल यू सी अ टिल्ट ऑफ यूरोप टुवर्ड्स चाइना। आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी चाइना गए, तो चाइना बाय डिफॉल्ट इज गेनिंग क्लाउड बिकॉज ऑफ in some ways irresponsible behavior being displayed by the United States. So this complicates the situation and benefits Iran. ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं कि 9 साल के बाद, 8 साल के बाद ब्रिट्स जो हैं वो चाइना का रुख कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, एंड यहाँ पे यूरोपियंस, कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्केड्यूल हुआ है, वो भी चाइना जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो ये सारा बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो कितना स्विफ्टली चेंज हो जाएगा। Swiftly तो मैं नहीं कह सकती, there's this famous saying कि for decades things don't change and then they change in days. क्योंकि डेकेड से बिल्डअप हो रहा होता है उसका। सो आई थिंक दैट बिल्डअप वाज हैपनिंग। अमेरिका एडमेंट है कि वो अपना यूनिपोलर स्टेटस रिटेन करे, लेकिन उस यूनिपोलर स्टेटस को रिटेन करने में वो अपने इत्तेहादियों को अपने आप से मुतनफ़र कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से पहले वो इकोनॉमिक वॉरफेयर पे गया है, उसने टेरिफ्स को वेपनाइज किया है, और उस वेपनाइजेशन ऑफ टेरिफ्स के जद में तमाम पूरी दुनिया में आई है, लेकिन बिलखसूस इंडिया आया है और यूरोप आया है। तो अब आपने देखा कि एक बड़ा जबरदस्त डिफेंस पैक्ट और ट्रेड पैक्ट हुआ है यूरोप और इंडिया के बीच में, जिसको ट्रम्प बहुत बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि इससे रशिया स्ट्रेंथन होता है, बिकॉज रशियन ऑयल खरीद कर इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है और ट्रेड पैराडाइम का हिस्सा बनता है। तो इट्स द सिचुएशन इज बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, और जितना भी यूएस कोशिश करे कि वो यूनिपोलर स्टेटस को मेंटेन कर पाए, मल्टीपोलैरिटी सेट इन नहीं हो गई है बल्कि स्टैब्लिश भी हो गई है। और जो मिडिल पावर्स हैं, जिसमें कनाडा शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें परहैप्स यूरोपियन यूनियन शामिल है, वो अपना वेट अब अमेरिका के साथ उस तौर नहीं डाल रहे जिस तौर डालते थे। और क्लियर ऑपोजिशन है अमेरिका को चाइना और रशिया की तरफ से, और चाइनीज रशियन नेक्सस की तरफ से। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, बोथ चाइना एंड रशिया हैव इन्वेस्टमेंट्स इन ईरान, और ईरान उनकी तरफ देखता है फॉर बैलेंस ऑफ पावर टू रिटर्न टू द वर्ल्ड। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है अमेरिका के लिए भी। वेनेजुएला नहीं है ईरान, अमेरिका का बैकयार्ड नहीं है ईरान, और ये सोचना कि रेजिस्टेंस नहीं आएगी, या आई डोंट वांट टू से दिस बट मेरा नहीं ख्याल कि ईरान, इवन इफ इट गोज डाउन, इट विल गो डाउन विदाउट अ फाइट, और वो फाइट पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगी, खित्ते के लिए तो होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, बहुत बहुत मच। शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ज़रा यहाँ पे शेयर कर लूँ जनाब, कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शेख वकास अकरम साहब, जो कि पीटीआई से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। एक कमर्शियल ब्रेक थी, कमर्शियल ब्रेक लूँगा और वापस आते हैं। शेख वकास अकरम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
जी राणा साहब, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है शेख साहब। शेख साहब, ये क्या मसाइल पैदा हो गए हैं आपके? एक ऑडियो लीक हो गई, और उस ऑडियो में क्या ऐसी बात थी जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? मेरे ख्याल में वो तो कोई आपका पीटीआई वालों का अंदर इंटरनल एक ग्रुप है, उसके अंदर आपने कोई मैसेज दिया था जिसपे आपने केपीके के चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई बात की थी। सो मेरी उसको। बात तो राणा साहब ये है कि वो जो ऑडियो है, हम्म। जो क्लिप किसी आइंस्टाइन ने लीक किया है, हाँ। मैं ये समझता हूँ कि उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। हाँ। उसमें अगर आप उसको गौर से सुने तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ। पार्टी का जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग होते हैं, इसी तरह के एक ग्रुप में पब्लिक फोरम पे, मुझे आपको अंदाजा है, आप जरूर जानते हैं इस बात को कि मैं मैसेजेस टाइप नहीं करता होता। जी जी। आई जस्ट सेव टाइम और मैं उसको ऑडियो मैसेज छोड़ देता होता हूँ। जी जी। और क्योंकि ये बड़ा अहम ग्रुप है और इसके अंदर काफी सारे लोग हैं, बड़ी कैंडिड डिस्कशन होती है। शायद खट्टक साहब उसके अंदर मौजूद हैं, सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, हम्म। झगड़ा साहब मौजूद हैं, बहुत से और दोस्त, आलिया हमजा साहबा मौजूद है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप के अंदर हैं, हम्म। मुल्क से और मुल्क से बाहर से। तो वहाँ डिस्कशन चलती रहती है, हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो ये तो पब्लिक फोरम पे बात थी, मैं केड़ा को लुका के की थी, और उस बात में कुछ है भी नहीं। हम्म। हुआ ये कि किसी ने तुरम खान बनने की कोशिश की और उसने तहरीर उसके ऊपर मिसलीडिंग डाल दी कि जी मलबा जो है वो अफरीदी साहब पे डालते हैं। अफरीदी साहब जो है वो छोटे भाई हैं, और मैं जो है वो बहसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी मैं पूछ लेता होता हूँ बहुत से दोस्तों से, और ये डिस्कशन कोई मेरे और अफरीदी साहब के दरमियान भी नहीं थी। हम्म। कुछ और पार्टिसिपेंट्स थे, वो हम्म। बार बार वाज रहे सन कि जी वो पंजाब से एमपीए नहीं आए और वहां से नहीं आए, ये नहीं है। मैंने कहा अल्लाह दे बंदे हो, 8 बजे तुम अनाउंस कर दे पे हो, और 5-5 10-10 घंटों के फासलों पे लोग एमपीएस बैठे हैं। हम्म। और अभी मंगल को वो एमपीएस पंजाब का दिन होता ना, ये मंगल पंजाब का था, करके सारे अपने घरों को बुध को पहुंचे हैं। तो तुझी जुमेरात को फिर मतलब है थे, जरा कम से कम प्लान कर लिया करो। दैट वाज इट। ये एक हम्म। डिस्कशन हो रही थी। हम्म। वो किसी ने अपनी तरफ से पार्टी में ये फिजा पैदा करने की कोशिश की और उसको हवा दी जा रही है। मैं बताऊं, हम्म। बहुत से ऐसे चैनल हैं, बड़े चैनल, मैं नाम नहीं लेता, शायद उनको खुद हया आ जाए, क्योंकि मैंने एक दो से आज बात की है कि वो इस चीज को वन वे चला रहे हैं और हमारा मुक्कफ चलाने से भी गुरेज कर रहे हैं। वो छोटे मोटे गिमिक्स कर रहे हैं, जी हमारे रिपोर्टर ने आपसे पूछा था, ये किया था, फलान है, तो ठीक है। अब हम जब उनका नाम लेंगे तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी। हम्म। तो ये एक एजेंडा के तहत कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई रिफ्ट शिफ्ट है, कोई रिफ्ट नहीं है सर। इंटरनल डिस्कशन है, बहुत सारी गल्ला हो जाती हैं। मैं सीनियर हूँ बहुत से दोस्तों से, मैं उनसे पूछ भी सकता हूँ, उनको बता भी सकता हूँ, उन्होंने भी मैंने 100 जवाब देते उन्होंने। हम्म। तो इस बात को इस्तेमाल करना कि जी कोई रिफ्ट का तासुर देना, बहुत ही लेम किस्म की एक कोशिश थी, जो बिल्कुल सूदमंद नहीं है। ही इज अ यंगर ब्रदर, द चीफ मिनिस्टर, एंड उनको इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज बनाया है। माशाल्लाह, ही सक्सेसफुली डूइंग इट, एंड दैट्स अबाउट इट। रही दा पहाड़ कूदे लगा है, बुलेटिन में चल रहा है, फलान चल रहा है, वेले लोग ने, और गल कोई नहीं। अच्छा, चले ये इन दिस पर्टिकुलर केस आपकी बात मान लेते हैं कि जनाब कोई रिफ्ट नहीं है, लेकिन देन अगेन एक रिफ्ट तो यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस है, नज़र आती है, और वो ये है कि एक आपका ग्रुप ऐसा है जो कहता है जनाब के एक मसल पावर शो की जाए, अपना मसल शो किया जाए स्ट्रीट्स में, और दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है जनाब के मुज़ाकरात होने चाहिए। सो ए रिफ्ट तो है ना, ये नहीं, कोई दो राय इट्स नहीं। नॉट अ रिफ्ट राणा साहब, आई एम सॉरी। हाँ की है। आपसे मैं बसद एहतराम में इख्तलाफ करूंगा। ये रिफ्ट नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वी विल नॉट कॉल इट अ रिफ्ट, हम इससे इख्तलाफ कहेंगे। और ये एक जमहूरी पार्टी है, इसमें हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, और बिल्कुल ये उनका राइट है। अगर कोई ये समझता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा ये समझता है कि नहीं होने चाहिए, दे ऑल हैव देयर राइट टू हैव देयर ओपिनियंस। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो खान साहब के अहकामात की रोशनी में जो मेजॉरिटी वो होता है फैसला, उसी को माना जाता है, और सारे फिर मनोमान उसको कबूल करते हैं। अच्छा, सो मैं आप इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड हैं कि जनाब जो खान साहब कह रहे हैं वो उसी को फॉलो करना चाहिए। चलें, ये तो क्लैरिटी आ गई, लेकिन क्लैरिटी है क्या? खान साहब क्या कहते हैं, आप खान मुज़ाकरात साहब की होने बात चाहिए कि नहीं होने चाहिए थी? देखें सर, खान साहब कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं रहे। मुज़ाकराती कमेटी, राणा साहब आपको याद होगा, खान साहब ने प्रपोज की। हालांकि ये बड़ा वाज़ेह था कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठते थे कि फॉर्म 47 के गवर्नमेंट है और ये बेनिफिशरी हैं उस वोट के डाके के जो हमारे वोट पे पड़ा है। बट 26 के बाद जब खान साहब ने देखा कि जनरेशन जो है हमारी नौजवान, इसमें और इदारों के दरमियान एक फासला और नफरतें बढ़ सकती हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो ही प्रपोज्ड अ नेगोशिएशंस कमेटी,
जिसमें उन्होंने कहा कि 2609 के हवाले से एक जुडिशल कमीशन आप बनाएं, बैठे बात करें, उसमें हकायक सामने लेके आए और उसमें बैठे, पहली दूसरी तीसरी नशिस्त हुई। सो इट्स ऑब्वियसली इनका हिपोक्रेटिकल किस्म का एटीट्यूड था गवर्नमेंट का, सो वो जो है नहीं बेल जो है वो चढ़ सकी। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि खान साहब फिर आपको पता है ये भी कहते रहे हैं कि बात भी होनी चाहिए, मगर किससे? टू द कंसर्न्ड क्वार्टर। किससे? क्वार्टर्स दैट मैटर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर्स दैट मैटर? दैट मीन्स कि समबडी जो कि ये कैपेसिटी रखता है कि वो जो बात करे वो पूरी कर सके, और उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आता रहा। तो अन्य मुज़ाकरात के हवाले से तो कभी भी ना नहीं की। मगर बहुत दफ़ा जब भी कोई मोबिलाइज़ेशन होती है, तब मुज़ाकरात या डील की बातें छेड़ दी जाती हैं सरीहन मीडिया के अंदर, ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और उस हवाले से फिर अब खान साहब की लेटेस्ट पोज़ीशन लास्ट जो मुलाकात हुई में यही थी कि यू विल नॉट एंगेज विद दिस गवर्नमेंट of Form 47 and establishment as far as negotiations are concerned। उस हवाले से अगर कोई बात या कोई फैसला भी लेना है तो महमूद खान अतरगज़ई साहब ले सकते हैं। तो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि पीटीआई हैज बीन बार्ड एंड बैंड बाय इट्स कायद इमरान खान साहब, मगर वो इख्तियार जो है उन्होंने अपोजिशन अलायंस को दे दिया है। सो बेसिकली अचकजई साहब अगर मुज़ाकरात करेंगे तो करेंगे, वो फैसला करें मुज़ाकरात का तो करेंगे, अदर देन दैट मुज़ाकरात नहीं होंगे, यही बात है? जी हाँ, बिल्कुल जी, ठीक पहुंचे। बड़ी मेहरबानी। अचकजई साहब से कोई इख्तलाफात, कोई अचकजई साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आई है उससे कोई इख्तलाफात, अचकजई साहब की बातों से जो सोशल मीडिया या फॉर दैट मैटर कुछ मीडिया हाउसेस जो है जो कुछ यहाँ पे खबरें चला रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इसलिए उसको भी ज़रा हमें समझाएं। देखिए, मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग ऑब्वियसली, एंड इवन उसका हमने एलामिया नहीं इशू किया, क्योंकि एलामिया जो था वो यही होना था कि जी हिकमत अमली क्या है आर्ट के हवाले से और एहतजाज के हवाले से। तो वो खान साहब की अगर आप ट्वीट्स देख लें 4 की जो आखिरी मुलाकात के बाद आई और उससे पहले की भी, उसमें उन्होंने वाज़ेह बता दिया था कि अचकज़ई साहब ही हिकमत अमली जो है उसके हवाले से मेन फिगर है और वही देंगे हिकमत अमली। उस हवाले से उन्होंने रादर के हमारी तरफ से कोई वो हिकमत अमली बताता, तो यही फैसला हुआ कि अचकज़ई साहब के ज़िम्मे क्योंकि खान साहब ने लगाया, तो अगर वो खुद बता देते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा और क्लैरिटी के साथ होगा, तो वो उन्होंने किया। उसपे अगर किसी को एतराज़ है, तो मेरे ख़्याल में किसी को उसका हक नहीं है एतराज़ का, क्योंकि ये हमारी पार्टी के हवाले से हिकमत अमली है, हमारे कायदे उनके ज़िम्मे लगाई है। अगर वो उस पे वीडियो बना के बता देते हैं तो इट डज़न्ट मैटर। अच्छा चलो, ਤੇ 8 फरवरी ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚਾਹते नहीं, हैं जो कुछ इट्स भी नॉट अ होना पावर शो सर, नहीं, है की इट्स वो नॉट। करना की है व्हाट देखिए, इज पावर शो कर, मेरी बात सुनिए, पावर तो हमने क्या बार-बार किसी को बताना है। पावर तो जब भी हम कोई इवेंट करते हैं और नेशनल लेवल पे करते हैं, तो वो तो खुद ब खुद शो हो जाती है। वो मकसद पावर शो नहीं है। 8 को हमारा मैंडेट चोरी हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और अब खान साहब की सेहत के हवाले से आपने देखा जो हुआ, उसके बाद तो ये जो 8 का जो पुरअमन आईनी एहतजाज है, जिसमें भैया जाम की बात हुई है, जिसमें शटर डाउन की बात हुई है, उस हवाले से अंजुमन ताजरान, बाज़ारों की सदूर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी पार्टी के लोगों को ये हदायत जारी की हैं चारों सूबाई सदूर ने कि आप उनके पास जाएँ, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कायल करें, लोगों को कहें कि उस दिन वो घर से बाहर ना निकलें, नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल होंगी। जो है वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो अचकज़ई साहब ने भी बताई, तो ये होगा और ये पुरअमन आईनी एहतजाज का रास्ता है, वेरी फोर्सफुल। जिस स्केल पे हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला उस स्केल पे हो गया तो एक बहुत बड़ा ये एक एहतजाज होगा। सो ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज जो कंप्लीट शटर डाउन हो, या इसमें जलसे जुलूस भी शामिल है या सिर्फ शटर डाउन की गल है? नहीं सर, जलसे जुलूसों की तो अभी बात नहीं हुई, अभी तो ये 2 चीज़ें सामने हैं, मगर इस वक़्त तक तो इस किस्म की कोई चीज़ मेरे सामने कोई नहीं आई। सो सिर्फ शटर डाउन है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग राइट? तो ये क्लैरिटी के साथ बता दिया ना जी अचकज़ई साहब ने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ सर, मैं वही दस रहा कि बिल्कुल शटर डाउन नहीं पे दुकानां रुकांगे, मेहरबानी करो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ करनी पै जाए तो चाचा की फ़र्क पैंदा जी? 7-8 दिन है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी, और हम इसको पीसफुली जो है हम इसको वो करते हैं ताकि किसी को इंतशार फैलाने का मौका भी ना मिले सर। सपोजिटली इट डजंट वर्क, तो फिर सारा फोकस जो है मुज़ाकरात पे होगा।
Sir, first of all, it doesn't work is not an option. अच्छा Number one. Number two, if it doesn't work, that's not the end of the world. We'll have another event after 15 days or 20 days. So what? अच्छा अच्छा सो आप लोगों को रिपोर्ट तो मिल गई है, जो इमरान खान की रिपोर्ट है, जो एवेल्यूएशन हुई है पिम्स हॉस्पिटल की, वो तो रिपोर्ट मिल गई होगी सर सुप्रीम गल कोर्ट ये है गए थे। राणा साहब, असा पिम्स हॉस्पिटल दी कोई रिपोर्ट मनदे ही कोई नहीं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी। ये डॉक्टर भी कूड़े ने, अ- ये इंतजामिया भी कूड़ी है। अच्छा ठीक है जी। मतलब है, आप व्हाई वुडंट यू अलाउ हिम टू बी ट्रीटेड बाय हिज ओन, मतलब है कि फिजिशियंस और उनके अपने डॉक्टर्स, डॉक्टर आसिम से मिलवाए, डॉक्टर फैसल से मिलवाए, वो उनको देखेंगे, हमारे अपने मौलिज और हम अब सिर्फ मुलाकात की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो नाहक कैद है, ही हैज टू बी रिलीज्ड, ही मस्ट बी रिलीज्ड, इनफ इज इनफ। आप ये देखें कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हुए, तो उनकी आप ट्वीट चेक करें वेयर ही सेड के पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, मगर इस हवाले से जो भी ट्रीटमेंट्स और जो भी मामलात हैं उस हवाले से पूरा उन्होंने कॉपरेशन का वो कहा। गवर्नर उस वक्त सरवर थे, उनको अस्पताल, गवर्नर को अस्पताल भेजा। हम्म चीफ मिनिस्टर की तरफ से वो यास्मीन राशिद साहब, आपको याद है, वो जो मिनिस्टर थी वो खुद वहाँ आती जाती रही, फैमिली से राब्ते में रही, पूरी पंजाब हुकूमत वाज ऑन टोस्ट। और खान साहब यही कह रहे थे कि भाई ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पर, इस काम में कहाँ वो रवैया इमरान खान का ते किथे है, मतलब है तुसी खान साहब ਨੂੰ किस सैलत बंद कीता है, मुलाकातां बंद की हुई ने, और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता, रुफका वकला को नहीं बताया जाता। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी डू नॉट एक्सेप्ट व्हाटएवर दे आर सेइंग। हमें अपना मुआलिज, अपना अस्पताल चाहिए। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर, आई हैव टू वाइंड अप। और जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के साथ रख दें। फिर भी आपके अगर कोई रिव्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।